मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था लखनवी अंदाज, जो आप उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यह कहानी एक भी मन्नू भंडारी जी का है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप कॉपी खोल के रखिएगा सामने में और ध्यान से पढ़िएगा और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बार बार बता रहा हूँ कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, काहे कि एग्जाम आ चुका है। ठीक, चलिए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं लेंगे आपका टाइम। हम लोग पहले कवि लेखिका के बारे में पता करेंगे, उनके बारे में कुछ, फिर कहानी स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी, ठीक। जन्म इनका 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानुपुरा में हुआ था। मृत्यु 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज, हाल में ही एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया। किन्होंने? मन्नू भंडारी जी ने। इनको हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, भारत भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार मिले इनको। किनको? मन्नू भंडारी जी को। चलिए हम लोग कहानी पढ़ेंगे। एक कहानी यह भी जो मन्नू भंडारी जी लिखी हुई है, वो इसमें वो अपने पूरा जीवन चरित्र, मतलब पूरा जीवन चरित्र के बारे में बताई हुई है, अपने बारे में कि क्या वो कैसे थे, उनके पिताजी कैसे थे, उनकी माँ कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, सब लोग। तो चलिए, थोड़ा कहानी बड़ा है तो ध्यान, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। पढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। अंग्रेज के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थी को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। इस पैराग्राफ में जो लेखिका है वो बता रही है, जो वो तो मध्य प्रदेश में जन्म ली, लेकिन उनकी जो कहानी है वो अजमेर के ब्रह्मपुरी गांव है, उसका नाम उसके 2 मंजिले मकान से हुई है, क्योंकि पहला मंजिल पे जो ऊपर वाले हिस्से में उनके पिताजी रहते थे, जो बुक पत्रिकाओं को और अखबारों को देखते रहते थे या फिर डिक्टेशन करते रहते थे। लेकिन उसके मंजिल उसमें ये भाई बहनों के साथ रहती थी। कौन? मन्नू भंडारी जी। उनकी जो माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो बच्चों के ख्याल रखती थी और उनके पिताजी के आज्ञा के पालन करने के लिए तत्पर रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी। और जो लेखिका के जो पिताजी हैं वो पहले अजमेर से पहले इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान था। वो कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और वो एक पढ़ाते लिखाते थे, एक 8-8, 10-10 बच्चे को अपने घर पे
तो पहले वो दरिया दिल थे, उनको बहुत सम्मान था, उनकी प्रतिष्ठा थी बहुत, तो नाम भी था बहुत। और वो एक तरफ मतलब कि एक तरफ से वो दरिया दिल थे, बहुत निर्दय, किसी पे भी माया आ जाता था तो अच्छे से पढ़ा लिखते, लेकिन एक तरफ से वो अत्यंत क्रोधी भी थे। मतलब आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ में क्या मीनू भंडारी जी कह रही है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसमें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और आर्थिक विपरीत उनका हम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदारी बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट लगी होगी वे, जिन्होंने आंख बूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतनी शक्ति बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते। फिर अगला पैराग्राफ में लेखिका बताती है जो इनके पिताजी के बारे में जो लेखिका है वो सुना था देखा तो तब इंदौर से अजमेर जब आए उनके पिताजी, तो वो धीरे धीरे लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति घटने लगी। इतना आर्थिक स्थिति घटने लगा कि जो अपने अकेले अपना चाहते थे, नहीं इतना भी नहीं सोचते थे कि बच्चे सबको भी बताया जाए कि मेरा अभी स्थिति ऐसा है, वो किसी को नहीं बताते थे। जो इससे उनकी जो माँ, लेखिका की माँ थी, वो डरती रहती थी, थरथराने लगती कि इससे आगे अब क्या होगा। जिन पे इनको भरोसा था, जो आंख बंद करके लेखिका के पिताजी जिन पे भरोसा करते थे, वो विश्वासघात करता है तो वो अकेले ही सह रहते हैं। सही बात है, किसी पे अगर भरोसा कीजिए, भरोसा एक बार टूट जाता है तो कभी बनता नहीं। लेकिन भरोसा को बनाने में कितना साल लग जाता है, कई दिन लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में 0 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। पर यह प्रीत गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। यह कि अनजाने किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेष लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एक हमें अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सक्रिय स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वास की गहरी व्यथा से उपजा
शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रक्रियाओं के रूप में, तो कहीं परिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर उमड़ जाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं के बहाकर ले जाए, स्थिति का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उसके मुक्त तो नहीं कर सकता। इस पैराग्राफ में वो अपने बारे में बता रहे, जो उनके पिताजी है उनकी एक कमजोरी थी कि उनको गोरा रंग से, मतलब वो गोरा रंग का पसंद करते थे, ठीक। लेकिन जो ये लेखिका थी, वो ये लेखिका जो काली थी और मरियल सी थी, को लेखिका को पसंद नहीं करते थे। तो वो सोचती, जब वो बड़ी हो गई, जब प्रचलित हो गई, तो वो सोचती, जो लोग जो इनके कहानी का उल्लेख, मतलब इनकी गुणगान गाते, तो वो समझती कि ये कुछ नहीं है, ये सब अपने आप हो गया, हमको नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सच में हुआ, क्योंकि उनको पहले ही से भी इतना मतलब टॉर्चर किया गया कि उनको देखा ही नहीं है, तो उनको लगता कि ये अपने आप तुक्का ही है, अचानक से हो गया सो हो गया, इनको लगता था। किनको? मन्नू भंडारी जी को, कि ये सब अपने आप हो गया, हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि इतना जो विश्वासघात हुआ है कि अचानक कोई आके सहानुभूति दे, तो उनको अजीब लगता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अपने आप हो गया, जैसे मैंने कुछ नहीं किया। वेशभूषा, रंग रूप बदल सकता है, लेकिन अपने माता पिता का कोई तो गुण, एक न एक गुण हमारे अंदर रह जाता है, जो सचमुच का है, जो बाहर से रंग बदल जाए या फिर कुछ आकार, मतलब कुछ बड़ी हिंसा से बदल सकता है, लेकिन जो अंदर का, जो में कोई ना कोई एक माता पिता का गुण रह ही जाता है। कुछ इसी प्रकार इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। चलिए आगे क्या बोल, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी पढ़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति भी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही है, दिया। हम भाई बहनों का सहारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपनी पर लौटती हूँ। अगले पंक्ति में वो अपने पिताजी के बारे में बताया, और इस पंक्ति में अपनी माँ के बारे में बता रही है। जो उनकी माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो जो अपने आपको समर्पण कर चुकी थी अपने पति जी के आज्ञा और अपने बच्चों के उचित अनुचित फैसले पे, जो उनका ये त्याग और बलिदान जो है, मेरा तो लेखिका बताती है कि उनका जो त्याग और बलिदान जो है, मेरा उपदेश तो बना नहीं, लेकिन जो भी है अब इससे छोड़ती है और अपने पे लौट जाती है, मतलब अपने पे आ जाती है। कौन लेखिका, क्या अपने बारे में बता रही है? चलिए पढ़ते हैं। 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उनकी एक धुंधली सी यादें ही मेरे मन में हैं, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन के बचपन के सारे खेलो, संतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़ पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरे में गुड्डो गुडियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियां के साथ यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाए, कांच पीसकर माजा सूथने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि
उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी ही शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव के महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानी के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा, अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इसकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानी लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव-भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, उन्हें मेरे अपने ही लिए भी आश्चर्य का विषय था। इस पैराग्राफ में आप लेखिका अपने बारे में बता रही है। क्या बता रही है कि जो वो 5 बहनें थी और सबसे जो बड़ी बहन थी, ये लेखिका जब 7 साल की थी तभी उनका शादी हो गया था। तो उनकी जो यादें थी थोड़ा धुंधली तरह के, मतलब कुछ यादें थे, कहीं कि बच्चे में क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ यादें थी। तो ये बचपन में तो भाइयों के साथ भी खेले, लेकिन इनके भाई जो अधिकतर बाहर रहते तो उनको अनुमति थी कि वो बाहर जा सकते थे, लेकिन इनको पाबंदी थी, सिर्फ मोहल्ले घर में ही रहते थे। घर मतलब इतना था कि जो मोहल्ला था उसमें वो लड़की लोग घूम सकते, गुड्डा गुड्डी के ब्याह करती थी और जो घर के अंदर जो खेला जा सकता वो खेलती थी लड़कियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो भाई के साथ नहीं, भाई के साथ भी गिल्ली डंडा खेली थी, ठीक, लेकिन ज़्यादातर उनके भाई लोग को बाहर ही रहते थे और वो अंदर में ही रहती थी। कौन लेखिका जो अपने सहेलियों के साथ खेलती थी, अगल बगल में रहती थी, जाती थी, घूमती रहती थी। पहले के ज़माने में तो ये सोचती है लेखिका कि पहले के टाइम में, उनके टाइम में तो मोहल्ला में तक जाने का सीमित था, लेकिन अभी के टाइम में वो फ्लैट लेके रहता है, जो ऊपर का पता नहीं कि ऊपर कौन है रहता है कौन नहीं रहता, हमको इससे कोई किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम करते हैं। क्योंकि देखिए कोई का सही ऐसा होना चाहिए कि अगल बगल में बात रखना चाहिए, क्या कि आपके रिश्तेदार तो इतना दूर रहते हैं तो उनको आने में बहुत देर लग सकता है, लेकिन जो पड़ोसी होगा वो झट से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पता चलता है कि अभी जो हमारे कुछ गाँव में अभी भी है, लेकिन जो हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इससे कोई मतलब नहीं आता कि ऊपर में कोई मर गया चाहे कुछ हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, कुछ इसी प्रकार अपने जो लेखिका है इस पैराग्राफ में लिख रही है कि ऐसा अब कल का टाइम हो समय लेखिका है वो अपने जो कहानी या संग्रह लिखती थी वो अपने गांव मोहल्ले से ही ज़्यादातर 10-12 लिखी हुई है कहानी, 10-12 लिखी हुई है अपने गांव तरफ, जिनमें से 1-2 इनके परिवार के हैं, बाकी बात सब वो गांव के लिखी है। ये आश्चर्य वाली बात सोचते हैं कि ऐसा अब काहे हो गया कि अब लोग मतलब एक दूसरे को से नफरत होने लगा, क्योंकि एक दुख के सुख में जाते नहीं होंगे, वो अपने काम से कोई मतलब है, कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रही। समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता ही उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बहरे भाइयों भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस
उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भट्ठियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वे यहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्ठी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमाकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानी से जरूर मन आक्रांत रहता था। इस पैराग्राफ में बता रही है जो उस टाइम के लड़की का ब्याह का उम्र मतलब 16 साल और मैट्रिक पास हो जाना चाहिए, इतना ही रहता था। तो उतने में शादी हो जाता। जो उनकी 1942 में जो इनकी सुशीला बहन थी 2 साल बड़ी लेखिका के, वो इस लायक हो चुकी थी कि उसकी शादी हो जाए। तो वही बता रही है कि तो इसकी शादी हो जाए। तो वो लोग, उसकी शादी हो गई जब सुशीला जी की, तो वो चले गए अब अपने घर और उनके जो 2 बड़े भाई थे वो भी कुछ पढ़ाई के लिए अलग देश मतलब बाहर चले गए। और फिर जो घर में अकेली थी ये लेखिका, तो इनके जो पिताजी थे उनको पहली बार लेखिका के सर पे हाथ ये सोचने लगे कि पहली बार ये जो मेरे पिताजी के छत्र छाया में लेखिका गई। तो इनके जो पिताजी थे लेखिका का, वो सोचते थे कि ये घर का काम, लड़की घर के काम काज में ही सिर्फ ना रहे, वो उसको कहते थे ये गलत है। वो सोचते थे कि लेखिका के पिताजी वो लड़की अपना क्षमता दिखाए। ठीक, वो जो इनके जो घर में वो लोग आते थे क्रांतिकारियों और जो राजनीतिक पदाधिकारी बैठते थे तो बातचीत होते थे, ये चाय पानी ले जाती थी। तो उनके पिताजी जो लेखिका है को बैठाकर कहती कि लोग आते थे इनके घर में बैठने, राजनीतिक पद्धति इनको कोई इसकी समझ, इनको लेखिका को उनकी उतना समझ नहीं थी। लेकिन हाँ, जो लोग देशभक्ति में आज़ाद कराने में जो शहीद हुए उनके प्रति इनके मन में मतलब अथी था, शांति था कि वो अच्छा किए। कुछ इसी पर इस पैराग्राफ में लिए आगे क्या बोलते हैं। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहस सुनती थी और बिना चुनाव किए बिना लेखक की अहमियत से परिचय हुआ। किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कहारा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्ति हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबें पर बहसें की। तो 2 साल बीतने न बीतने साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैली थी चली गई। उस समय जतेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ की सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप
पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को भी फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। इस शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा सकता था। इसी संदर्भ में जतेंद्र का त्याग पत्र, भागवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। इस पैराग्राफ में जो बता रही, जो लेखिका है 10वीं पास करके जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में गई, 1945 में फर्स्ट सेमेस्टर में गई, तो उनका परिचय सुशीला जी से हुआ, जो हिंदी की अध्यापिका थी। वहाँ पे जो लेखिका जी सवित्रा हाई स्कूल में पढ़ रहे ककहारा सीखी थी, वो पिछले साल ही कॉलेज बना, जो इस साल सुशीला जी का नियुक्ति हुई। तो वो जो सुशीला जी थी वो खुद चुनकर उनको देते थे पढ़ने के लिए, उसके बाद उन पे बहस करते थे। ऐसे करते करते 2 साल बीते गए और वो साहित्य की दुनिया में चले गए। कौन? लेखिका जी चले आए और वो पढ़े और वो साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद, यक्षपाल, यज्ञ और लोग के बारे में पढ़ने लगी। और उस समय उनको इतना अच्छा से समझ में नहीं आया, तो लेकिन फिर उनको वो छोटे छोटे जतेंद्र जी के छोटे छोटे सरल वाक्य कविता पढ़े और जो सुनीता उपन्यास पढ़े। कुछ सालों बाद उन्होंने नदी के द्वीप पढ़ा, तो इसके साथ साथ वो उन्होंने शेखर को फिर से पढ़ लिया और इस बार कुछ समझ में आया। तो वो जो नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य, सही गलत के बारे में, तो वो गलत उसको तो स्थगित नहीं कर सकती थी, लेकिन उसी में यतेंद्र जी और उनका उपन्यास, कहानी, छोटे छोटे कहानी, अज्ञे जी की कहानी पढ़ते पढ़ते उस समय में जितना समझ पाते उतना समझी। ठीक, आगे क्या बता रही है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। शीला अग्रवाल के साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946 से 47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच बैठूं, उठूं, जाऊं, नूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। तब इस पैराग्राफ में जो शीला जी हैं, वो सिर्फ घर में दायरे में 4 दीवारी के अंदर रहने के लिए बारे में ही नहीं बताया, वो उन्होंने पूरे इनको इस तरह से सीख दिया कि जो बाहर में जो कैसे आंदोलन करते थे, क्योंकि उस समय 45-46 में देश में आज़ादी के नज़दीक थे, तो हड़ताल हर युवा में और जुलूस
नारे लगाते थे, निकलते थे और हर युवा अपना जो देश के आज़ादी के लिए भागीदारी बन रहे थे। तो उस समय घर में बैठा था, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के उनको ये सिखाया, इतना इसके लेखिका के अंदर खून बहते रगों में खून को लावा बना दिए कि वो जो उनके पिताजी के दायरे थे कि वो सोचते थे कि घर में जो लोग आते उनके सामने बैठूं उठूं, बात करूं, जानूं, और लेकिन ये सब से उठकर ये लेखिका के जो दोस्त थे, मतलब लड़के के साथ नारे लगाना, जुलूस निकालना, बातें करना, ये सब उनके जो पिताजी थे लेखिका के उनको सहन नहीं हुआ था। हाँ, तो पिताजी की बातें को ध्वस्त कर दी, मतलब भूल गई। तब वो जाने लेखिका की इनके पिताजी थे, उनसे क्रोध से टक्कर लेने में क्या जो चल रहा था टक्कर, वो इनकी जो लेखिका जी की शादी यतेंद्र जी से हुआ, उनके शादी तक चल रहा था। चलिए आगे इस तरह इस पैराग्राफ में बोलना, आगे क्या बोलना है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उसके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भनभनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा, इतना इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम तीनों लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट फटकारकर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं और तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाते हैं तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाता समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए हैं कि यह तो पूरे देश के पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। भला बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और आवक मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था कि न अपने कानों पर यह हकीकत थी। हाँ, तो इस पैराग्राफ में जो लेखिका बता रही, जो इनके पिताजी का जो कमजोरी था, यश था, मतलब कि बुराइयाँ, कि ये वो चाहते थे कि लोग ऐसा काम करें कि जिसके प्रति उसके जो वर्चस्व, मतलब उसका सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, ना कि ऐसा करे कि जिससे बदनाम हो। तो उसके कारण लेखिका 1-2 बार उनके क्रोध का सामना की हुई है। लेकिन लेखिका जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसके प्रिंसिपल ने कंप्लेन कर दिया कि वो अपने पिताजी से बात करवाएं, भेजे। तो वो उनकी यह पत्र देखकर लेखिका के पिताजी आग बबूला गुस्सा में हो गए कि न ये तो लड़की मुझे कहीं की नहीं छोड़ी, मैंने ना वहाँ न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। तो वहाँ गए तो जो लेखिका थी वो डर गई। उनको लगा कि तो वो अपने मित्र के घर, मतलब दोस्त के घर चली गई और माँ से बोल दी कि कुछ समय पिताजी जब आ जाएंगे तब मुझे कुछ समय बाद बुलाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं। तो जो उनकी माँ थी लेखिका को, वो बोली कि
पिताजी खुश हैं, तुम चलो। तो वो आए डरते डरते, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा हो सकता है कि वो खुश होंगे। तो आए डरते डरते, तो बोले कि तुम 3 लड़की स्कूल चलाती हो, अगर कोई अगर डांट फटकार कर प्रिंसिपल टीचर अगर क्लास में बैठा दिए तो तुम तीनों के एक ही इशारे पे लोग, वे सारी लड़कियां लड़के नारे लगाने के लिए मैदान में चली जाती है। ये बात बोल रही थी, वो मुझे डांट फटकार कर बोल रही थी कि इसको समझाइए, घर में बैठा लीजिए। लेकिन ये तो बात सही है कि ऐसा पूरा देश चाहता है। तो इसी तरह बोल रहे थे इस आवाज़ में, गर्व से वो लेखिका के पिताजी बोल रहे थे, ये गर्व है तुम पर। तो लेखिका को अपने आप पे भरोसा नहीं हुआ, उनके आंखों पर, उनके कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये हकीकत था। घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। तभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समुदाय वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौक पर, मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मुन्नू की तो मत मारी गई है। भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियां को शोभा देता है? यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे लोग आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मुन्नू का घर से बाहर निकलना। इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, लेखिका लिख रहे हैं। एक घटना यह भी था कि जो आज़ाद हिंद फौज था, उनके हड़तालों सिलसिले में हड़तालें चल रहे थे, दुकान कॉलेज बंद से आह्वान था कि हड़ताल करें। तो वो जो अजमेर के जो सारे विद्यार्थी थे, वो एक चौराहा पे इकट्ठे हुए सामने और हड़ताल करने लगे। तो उन्हीं के बीच पिताजी के अनुयायी एक दोस्त थे, वो आए घर पे और उनकी जो मन्नू जी लेखिका जी हैं, उनके बारे में बुराई करने लगे कि ऐसी लड़की को आपने पाला है जो उनको संस्कार मान सम्मान नहीं सिखाया है, कि न जाने कैसी कैसी बात बोल रही है बीच चौराहे पे, लड़कों लोग के साथ हड़ताल कर रही है, आग लगा रही है। यह बात उनको खूब भड़काया लेखिका के पिताजी को। तो वो गुस्सा में भभकते हुए कि आज से ये लड़की का बंद करो, इस जाने घर से बाहर। कुछ इसी प्रकार वो दोस्त आए, भड़का के चले गए। फिर आगे क्या होता चले देखते हैं। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौराहे पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। इस बात से बेखबर लेखिका जब घर पे रात को पहुंची तो देखे कि हमने बेहद अतरंग मित्र ही नहीं, वो अजमेर के प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी भी बैठे हुए थे। तो वो जैसे ही घुसी तो बोले, आओ आओ मन्नू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम जो बहुत अच्छे कर रहे हो। कि फिर बोले, क्या तुम घर में घुसे रहते हो? यू घर से बाहर भी निकलो। यू हैव मिस्ड समथिंग। इसके बाद वो धुआंधार मन्नू भंडारी जी के बारे में तारीफ करने लगे। जी
उसके बाद वो धुआंधार तारीफ करने लगे लेखिका जी का। तो जो पहले जो संतोष था गुस्से में जो बदले थे वो अब गर्व के ओर बढ़ने लगे, उनको खुशी मिलने लगे। तो वो अंदर गई जब, तो उन्होंने लेखिका की माँ ने उनको सुबह वाला बात बताई, तो वो राहत की सांस ली, अरे भाई बच गए, नहीं तो आज हम तो गए। फिर क्या आगे लिखते हैं, चलिए देख। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के जो धुआंधार बोलते चले जाने ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतविरोधों के बीच जीते थे, एक और विशिष्ट बनने और बनाते की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का भी बिल्कुल एहसास नहीं था कि दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। जो लेखिका जो बताती है कि आज मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो उस दिनों का मुझे याद आने लगती है। जो वो तो जो डॉक्टर साहब वो तो मेरे पे मुग्ध होकर प्यार से अपने प्रशंसा मुझे ही करने लगे थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन समय जो अकेली लड़की बीच चौराहे पे बोलती तो उसके झलक से भी बोल सकते हैं। लेकिन जो पिताजी थे उनको चिंता थी कि ये भी खुशी थी कि से आगे बढ़े, जाने पहचाने, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। लेकिन ये भी चीज़ समाज क्या बोलेगा उसको, मतलब ये होता है ना कि कभी भी दुनिया में एक काम करना भाई, कोई बोले समाज के पीछे मत भागो कि क्या कोई बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। वो जिंदगी भर तुमको अच्छा करो तब, खराब करो तब, वो हर समय यह बोलेगा कि वो हर चीज़ में एक न एक कोई गलत निकालेगा ही। तो इसलिए समाज के पीछे मत दौड़ो, सीधा अपना जो कर रहे हो वो करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ वो कर लेंगे। ये सोचेगा कि वो क्या कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, तो बस रह जाओगे इधर उधर में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे। तो यही बात लेखक को सता रहा था कि समाज क्या बोलेगा, यही बात सब टकरा। फिर आगे क्या लिखती है लेखिका। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग में न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की कॉलेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया। जो मई 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज से नोटिस दे दिए कि वो न आए। उनको इसलिए नोटिस दिया कि वो लड़कियों को उत्साह और जागरूक कर रही थी, तो वो जिसके कारण कॉलेज में भड़दंग मच रहा था, इसलिए नोटिस दे दिया। और 2-3 लड़की को भी नोटिस दे दिए। कब? उनके 1 महीना बाद जुलाई में 2-3 लड़की को भी नोटिस दे दिया कि वो स्कूल कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में नहीं आएगी, बंद रहेगी, वो लोग नहीं आएगी। फिर आगे क्या होता। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को। फिर हुआ इतना हड़ताल मचाने लगे सारे लड़कियों ने मिल के, तो जो कॉलेज जो बंद कर दिया था वो उसको अगस्त के महीने में खोलना पड़ा। तो खोलना पड़ा 3rd सेमेस्टर को। तो वो इसकी खुशी के आगे एक और खुशी थी इस शताब्दी का, जो हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश अंग्रेज के चंगुल से आज़ाद हुआ था। तो इस तरह कहानी ख़त्म हुआ। एक सारांश में मैं बताते क्या हुआ। जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी, वो अपने जीवन परिचय के बारे में बताती है इस कहानी में। मैं सामने रंग की हूँ, मैं मरियल सांड जैसे दिखती हूँ तो अच्छा नहीं दिखती हूँ। मेरी एक जो बहन है वो गोरी है, तो उनके पिताजी हैं उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन पे नहीं देते थे। तो इनको
अजीब लगता था। तो फिर इनकी जो जो पिताजी थे वो इंदौर में रहते थे, अब अजमेर में इंदौर में रहते थे, तो वहाँ 10-10 8-8 बच्चे को पढ़ाते थे और किसी पे भी भरोसा कर लेते थे। तो वो जो 8-8 10-10 बच्चे को पढ़ाते थे, इससे पढ़ाते थे, वो जो ऊंचे ऊंचे पद पे भी है। तो उन्होंने उन्हें इंदौर में अपने ही आदमी से जब धोखा मिला तो वो अजमेर चले आए। अजमेर में आर्थिक स्थिति इतनी घट चुकी थी कि वो अपने शर्म के मारे किसी बच्चे को नहीं बताना पसंद करते थे, वो अपने मन में रखते थे। उनकी जो माँ थी नहीं पढ़ी लिखी थी, वो उनका एक कर्तव्य था कि उनके अपने पति की आज्ञा मानती थी और बच्चे को अनुचित जो भी हो सब में हाँ हाँ मिलाती थी, अपना मतलब करती थी। जो ये लोग जो थे, इनके जो पिताजी थे लेखिका के, जो वो दरिया दिल भी थे और गुस्से वाले भी थे, तो उनको ज़्यादा लगाव लेखिका को माँ से रहा। फिर लेखिका ने बताया कि जो पहले के जो टाइम में था, जो शादी का टाइम 16 वर्ष के मैट्रिक कर लेने के बाद हो जाता था। इनकी जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी की शादी 7 साल की उम्र में, जब लेखिका 7 साल की थी तभी शादी हो गया था। और उनसे 1-2 साल बड़ी सुशीला जी, उनकी बहन जी थी, उनकी उम्र 45 में उनके उम्र हो चुका था, तो उनका शादी हो चुका। तो और दोनों भाई थे वो चले गए अपना बाहर पढ़ने के लिए, आगे के लिए। तो वह घर में अकेली थी। तो लेखिका के पिताजी का हाथ पे सर पे लेखिका के आया, तो उनको अच्छा लगा कि अब पहला बार एहसास हुआ कि नहीं पिताजी हमको देख रहे हैं। उनको जो इनके लेखिका के पिता जो थे, वो चाहते थे कि लड़की घर के काम मतलब खाना वाना बनाने के चक्कर में ही नहीं रहे, वो अपना क्षमता दिखाए। तो वो चाहते थे वो उनको पढ़ाएं। तो जब जैसे करके 10th पास की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब लेखिका गई तो उन्होंने वहाँ सुशीला जी से मिलन, अध्यापिका से मिलन हुआ। वो 1 साल पहले स्कूल से कॉलेज बना था, उनकी पहली नियुक्ति थी सुशीला जी की। तो वो सुशीला जी से वो इनको मनु भंडारी जी को उत्तेजित की कि पढ़ाई, अपने से चुन चुन कर बुक दी पढ़ने के लिए, फिर से बुक दी और उसी टॉपिक पे दो बात करती थी। तो इसे करते करते उन्होंने अनेक उपन्यास पढ़ी, कहानी पढ़ी, अनेक से पढ़ते पढ़ते 2 साल बीत गए। फिर उन्होंने एक साहित्य के और आगे बताना चली कर दी सुशीला जी इनकिन को, मनु भंडारी जी को। तो इसी तरह कुछ चलते रहा। फिर हुआ कि एक जो आज़ाद हिंद फौज था, उनके हड़तालों में चलने, हड़तालों के बीच तो सारी दुकानें बंद, दुकानें, कॉलेजों से बच्चे, अजमेर के बच्चे चौराहे पर रुके और हड़ताल करने लगे थे। पिताजी के जो एक दोस्त थे, जो वो एक बुराई करने लगे कि आपकी बेटी के में संस्कार ही नहीं है, मान सम्मान सब प्रतिष्ठा धो चुकी है, बीच सड़क में लड़कों के साथ हड़ताल कर रही है, कहीं आग लगा रही है और बीच सड़क में हड़ताल भाषण कर रही। तो भड़का के चले गए। फिर यह बात न समझ जानकर तो इनके जो डॉक्टर थे अम्बालाल जी, वो लेखिका को पिता को समझाएं कि ऐसा तुम मिस कर रहे हो, जो ऐसे तुम घर में ही रहते हो, बाहर भी निकलो। तो जो लेखिका को बोल रहा है कि आई रियली प्राउड ऑफ यू, तो वो गर्व करते हैं। तो इसी तरह कुछ उनके तारीफ किए तो उनका जो गुस्सा था लेखिका के पिता को, वो शांत होकर गर्व में बदल गया। इस तरह जो लेखिका फिर अभी भी जब पीछे मुड़ के देखती थी तो कहती थी कि जो वो डॉक्टर अंकल होंगे वो हमारे प्रशंसा कर दिए होंगे बच्चा समझ के, मतलब वगैरह प्रशंसा। लेकिन एक यह भी हो सकता है कि उनके उस समय लड़की का बोलना तो उनको अच्छा लगा होता है, कुछ इस प्रकार बोले। फिर हुआ क्या कि 3rd सेमेस्टर में जाते जाते जो 1947 सुशीला जी को कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि वो बच्चे को जागरूक करती थी हड़ताल के लिए। तो कॉलेज में दिक्कत होता था, उसको निकाल दिया। और इन जुलाई में इन लोगों को भी निकाल दिया, इन 2-3 लड़की को भी 3rd सेमेस्टर से निकाल दिया। तो ये लोगों ने हड़ताल करने लगे, तब जाके अगस्त में 3rd सेमेस्टर को खोलना पड़ा कॉलेज वाले को, प्रिंसिपल को। तो फिर इसकी खुशी हुई, इससे खुशी कई ज़्यादा और हुई। किस लिए? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। किसी के आगे उसके कॉलेज की खुशी दिखी नहीं है। कुछ इसी तरह कहानी हुआ।